वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। अब इमेजिन करो, कल्पना करो कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं, यानी लगभग आज से 10,000 साल पहले। अगर उस टाइम में हम रह रहे होते और मान लो हमारे पास एक गाय का झुंड है, यानी कुछ गाय है हमारे पास। हियर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस दैट वी माइट आस्क अबाउट अवर हर्ड। तो कुछ क्वेश्चंस नेचुरली आपके माइंड में आएंगे उस हर्ड को लेके, यानी उस झुंड को लेके। क्या क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग। अब कैसे हम ये पता करेंगे कि क्या सारी गाय आ गई हैं वापस, ग्रेजिंग करके चर के आ गई हैं? यानी अगर आपके पास कुछ गाय है और वो चरने गई हैं तो वापस आएंगी, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ही कि क्या सारी गाय आ गई, ऐसा तो नहीं कुछ रह गई। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? डू वी हैव फ्यूअर काउज देन अवर नेबर। क्या हमारे पास अपने पड़ोसी से कम गाय है, यानी एक तरह का कंपैरिजन भी हम करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? इफ देयर आर फ्यूअर, हाउ मेनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउज एज अवर नेबर। अगर अपने पड़ोसी से कम गाय है हमारे पास, तो और कितनी गाय हमको चाहिए होगी कि जितनी पड़ोसी के पास है उतनी हमारे पास भी हो जाए। ये क्वेश्चन नेचुरली माइंड में आएंगे। अब आप कहोगे इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल काउंटिंग कर लो, लेकिन भैया हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब लोग नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे। तो काउंटिंग कहाँ से करते? और उस जमाने में अगर आप काउंटिंग करने लगे तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया है, इसको कोई बाहर छोड़ कर आओ, कोई तो छोड़ के आओ भाई इसको। तो जिस जमाने में गए हो उस जमाने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो क्या करें भाई? वी नीड टू टैकल दीज क्वेश्चंस विदाउट द यूज ऑफ द नंबर नेम्स और रिटन नंबर्स और द हिंदू न्यूमरल सिस्टम। अब इन क्वेश्चन के आंसर हमको देना है, लेकिन कोई नंबर नेम यूज नहीं कर सकते, 1 2 3 बोल ही नहीं सकते, 1 2 3 लिख भी नहीं सकते, यानी जो हिंदू न्यूमरल सिस्टम्स के नंबर्स हैं, उनके जो नेम्स हैं, उसका यूज नहीं कर सकते। हाउ डू वी डू इट? कैसे करेंगे भैया? अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, 1 2 3 भी नहीं कर सकते, तो क्या करें हम? हियर आर सम पॉसिबल मैथड्स। तो यहाँ कुछ पॉसिबल मैथड्स दिए हैं। तो स्टोन एज में लोगों के पास नंबर नहीं था, लेकिन एक चीज जो हमेशा से इंसानों के पास रही है वो है दिमाग, वो है जुगाड़। दिमाग लगाओ, जुगाड़ लगाओ और काम बन जाए। तो चलो जुगाड़ू मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 1, वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पेबल्स, स्टिक्स और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। अब इस क्वेश्चन को टैकल इस तरह से कर सकते हैं कि हम पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, स्टिक्स का यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में आसानी से अवेलेबल हो। चलो यहां पर हम स्टिक को यूज कर लेते हैं। फॉर एवरी काउ इन द हर्ड वी कुड कीप अ स्टिक। अब देखो कैसे काउंटिंग करेंगे, कैसे ट्रैकिंग करेंगे। तो मेथड 1 के अंदर ये करना है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने स्टिक ले लिया। अब एक काउ के लिए एक स्टिक, इस तरह से जितनी काउ होगी उतनी स्टिक हो गई ना हमारे पास। अब एक काउ के लिए एक स्टिक हमने रख ली, तो जितनी काउ होगी उतनी स्टिक हमारे पास आ गई, हमने कलेक्ट कर लिया। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टेल्स अस द नंबर ऑफ काउज। अब जितनी स्टिक आ गई वो हमें नंबर बताएगी कि हाँ कितनी काउ है, विच कैन बी यूज टू चेक इफ एनी काउ हैव गॉन मिसिंग। जो ये चेक करने में मदद करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई काउ मिसिंग हो। तो जैसे इतनी ढेर सारी गाय आपके पास है, आपने हर एक गाय के लिए एक स्टिक ले ली। अब स्टिक तो अपने पास रखे हो, गाय चली गई चरने, चर के वापस आई, तो आप कैसे मैच कराओगे कि क्या सारी गाय वापस आ गई कि नहीं? आप देखोगे एक स्टिक के लिए एक गाय हमने अलॉट की है, तो ये स्टिक और ये काउ की पेयरिंग कर दिया कि हाँ ये स्टिक और ये काउ, ये हो गया, ये स्टिक ये काउ, ये स्टिक ये काउ। इसी तरह से सब आपने मैच करा लिया कि हर एक स्टिक के लिए एक काउ हमारे पास अवेलेबल है। तो भैया सारी गाय वापस आ गई क्योंकि सब मैच हो गया। अगर ऐसा होता कि यहां पर एक काउ ना होती, जैसे इसी को हम क्रॉस लगा देते हैं, ये गाय नहीं आई, तो वो क्या करता? सारा मैच कराता। फिर यहां जब स्टिक पहुंचता तो कहता अरे इस स्टिक के लिए जो काउ है वो कहां गई, मतलब एक ठो गायब हो गई। और अगर ऐसा हो गया होता कि एक काउ और आ गई यहां पर, अब वो मैच कराते हुए आता और कहता अरे ये काउ है लेकिन स्टिक नहीं है, कहीं पड़ोसी की तो हमारे पास नहीं आ गई, खाएगी हमारा चारा और दूध देने जाएगी पड़ोसी के यहाँ, तो गड़बड़ है भाई। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे पता करेंगे कि सारी गाय वापस आ गई कि नहीं, वो हम कर सकते हैं कि हर काऊ के लिए एक स्टिक हमने रख ली और एक स्टिक एक काऊ के साथ हम मैच कराते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या हर स्टिक के लिए काऊ हमारे पास है कि नहीं। दिस वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काऊ विद अ स्टिक सच दैट नो टू काउज आर एसोसिएटेड और मैप्ड टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड अ 1-to-1 मैपिंग। तो ये जो तरीका होता है जहां पर एक काऊ को एक स्टिक के साथ हमने एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया कि भैया एक स्टिक है तो उस स्टिक के लिए काऊ हमारे पास होनी चाहिए, इसी तरह जितनी स्टिक है उतनी काऊ होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी दो काऊ को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, यानी उसके साथ जोड़ नहीं रहे हैं या फिर उसकी मैपिंग नहीं कर रहे हैं सेम स्टिक से। यानी ऐसा नहीं है कि दो काऊ हमारे पास है, एक स्टिक यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में गड़बड़ हो जाएगा। एक काऊ के लिए एक स्टिक, दूसरे काऊ के लिए दूसरी स्टिक, तो जितनी काऊ उतनी स्टिक, यानी हम एक काऊ को एक स्टिक से कनेक्ट कर रहे हैं।
इसी को कहते हैं मैपिंग करना। तो यहाँ पर एक चीज़ को एक चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, एक काऊ को एक स्टिक के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा 1-to-1 मैपिंग। दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विद अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज शोन इन टेबल। तो ये जो मैपिंग है इसका हम यूज कर सकते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जितना भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे काऊ की ही बात कर रहे हैं, उसके लिए उतनी स्टिक हमने ले ली। तो अब यहाँ जैसे नंबर्स हम जानते हैं उसके लिए ये जो मेथड है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई चीज़ एक ठो है तो उसके लिए एक स्टिक ले लिया, 2 है तो 2 स्टिक ले लिया, 3 है तो 3 स्टिक, इसी तरह से करते जाएंगे। तो ये नंबर है, इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टिक्स। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम स्टोन एज में ये काम करते और इस तरह से किया जाता था, वही चीज़ आपको बताई जा रही है। हाउ विल यू यूज सच स्टिक्स टू आंसर द अदर 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, अब जो बाकी 2 क्वेश्चन है उनका आंसर हम कैसे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, डू वी हैव फ्यूअर काउस देन अवर नेबर, क्या हमारे पास पड़ोसी से कम गाय है। अब देखो इसका आंसर ऐसे देंगे ना, देखो जितनी काऊ है उतनी स्टिक है, तो मेरे पास जितनी स्टिक है वो ले आके मैं रख दूंगा। जैसे मान लो मेरे पास 4 काऊ है तो मेरे पास 4 स्टिक होगी, मैंने ले आके रख दिया। और पड़ोसी से कहा तुम भी ले आओ अपनी स्टिक, देखे तुम्हारे पास कितनी स्टिक है, उसने भी ले आके अपनी स्टिक रख दिया, उसके पास इतनी स्टिक थी। अब यहाँ पर 1-to-1 मैपिंग करा लेंगे कि मेरी एक स्टिक पड़ोसी की एक स्टिक, ये स्टिक मैच कर गई, ये स्टिक मैच कर गई, ये मैच कर गई। अरे भैया इसके लिए तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब ये इतना तो कम है हमारे पास, इसका मतलब इस स्टिक के लिए एक काऊ लाना पड़ेगा, इसके लिए एक काऊ लाना पड़ेगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि अरे अपने पास तो कम है, क्योंकि ये दोनों जो है स्टिक के लिए, हमारे पास तो स्टिक है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू कैन मेक अ पाइल ऑफ स्टिक्स फॉर योर हर्ड। यही मैंने आपको बताया, अपनी जो हर्ड के लिए स्टिक्स आपने ली है उसका पाइल यानी उसका जो ढेर है वो आप लगा लो। योर नेबर मेक्स अ पाइल ऑफ स्टिक ऑफ दियर हर्ड, आपका जो नेबर है वो अपने हर्ड के लिए जो स्टिक्स का पाइल है यानी ढेर है वो लगा लेगा। नाउ यू पेयर स्टिक्स 1-to-1, फिर पेयरिंग कर दो यानी 1-to-1 मैपिंग कर दो। टेक 1 स्टिक फ्रॉम योर पाइल एंड 1 फ्रॉम योर नेबर्स पाइल एंड पुट देम साइड बाई साइड। तो एक अपने में से उठा लो, एक पड़ोसी में से उठा लो, उसको साइड बाय साइड रख लो। कंटिन्यू अंटिल 1 पाइल इज एग्जॉस्टेड, ये चीज़ करते रहो जब तक कि एक ढेर खत्म ना हो जाए। जैसे आप वाला ढेर खत्म हो गया, पड़ोसी के बच गया, तो कहोगे रे इसका मतलब पड़ोसी के पास ज़्यादा है। इफ बोथ पाइल्स फिनिश टुगेदर, अगर दोनों पाइल यानी दोनों जो ढेर हैं स्टिक्स के वो एक साथ खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ काउज। इफ योर स्टिक्स फिनिश फर्स्ट, अगर आपकी स्टिक पहले खत्म हो रही है जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, तो इसका मतलब आपके पास कम गाय है। इफ योर नेबर से स्टिक फिनिश फर्स्ट, अगर आपकी जो नेबर है उसकी स्टिक पहले खत्म हो जाती है, इसका मतलब आपके पास काउ ज्यादा है। तो ऐसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ देयर आर फ्यूअर हाउ मेनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर एज अवर नेबर। अगर हमारे पास काऊ कम है तो हमको और कितनी काऊ चाहिए होगी ताकि जितना पड़ोसी के पास है उतनी हमारे पास भी आ जाए, हम कैसे पड़ोसी से पीछे रहें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे आपके पड़ोसी के पास 2 स्टिक बच गई तो आप कहोगे अरे ये इसके पास बच गई, इसका मतलब इसके लिए एक काऊ उठा लेते हैं, इसके लिए एक काऊ उठा लेते हैं, तो पड़ोसी के बराबर हो जाएगी, फिर पड़ोसी हमको चिढ़ा नहीं पाएगा। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि उस ज़माने में नंबर्स के बारे में झगड़ा कैसे होता। जैसे आज का टाइम है तो कहते मेरे पास 10 काऊ है, वो कहता मेरे पास 15 काऊ है। उस ज़माने में कहते स्टिक ले आओ स्टिक अपनी, हम भी स्टिक ले आते हैं, लगाओ अपनी स्टिक का ढेर, हम भी लगाते हैं और 1-to-1 मैपिंग करते हैं, देखते हैं किसके पास ज़्यादा है। उस ज़माने में तो झगड़ा करना भी मुश्किल था। खैर चलिए इसका आंसर देते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम द सेम पेयरिंग प्रोसेस, जैसा कि ऊपर हमने प्रोसेस किया, तो दोनों लोग जितनी स्टिक्स है उसको लगा लेंगे, फिर एक एक को पेयर कर लेंगे। सपोज योर स्टिक्स फिनिश फर्स्ट बट योर नेबर स्टिल हैज सम स्टिक लेफ्ट। मान लो आपकी स्टिक पहले खत्म हो गई और आपके नेबर के पास अभी बची रह गई है। द लेफ्ट ओवर स्टिक इन योर नेबर्स पाइल शो एग्जैक्टली हाउ मेनी मोर काउज यू वुड नीड। तो जितनी स्टिक आपके नेबर के पास बच गई, उसके ढेर में बच गई, वो बताएगी कितनी काऊ और आपको लेके आनी है। बिकॉज ईच लेफ्ट ओवर स्टिक कॉरस्पॉन्ड टू 1 काऊ, क्योंकि हर एक जो बची हुई स्टिक है वो एक काऊ को रिप्रेजेंट करेगी। द नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर स्टिक इक्वल द गैप इन द हर्ड साइज। तो ये इसका आंसर हो गया। मैथड नंबर 2, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स और नेम्स। अब ऑब्जेक्ट की जगह कि कोई स्टिक ले लिया, पेबल्स ले लिया, इस तरह की चीज़ों को बजाय हम कुछ साउंड्स का यूज कर सकते हैं, कुछ नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज द साउंड्स ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं उनका साउंड यूज कर सकते हैं। वाइल काउंटिंग वी कुड मेक 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द लेटर्स। तो जब हम काउंटिंग कर रहे हो तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट जिसकी काउंटिंग करनी है जैसे काऊ और लेटर की मैपिंग कर देंगे। यानी अगर इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसके लिए ये लेटर हम यूज करेंगे। नीचे दिया हुआ अभी हम देखेंगे, दैट इज एसोसिएट ईच ऑब्जेक्ट टू बी काउंटेड विद अ लेटर। यानी हर ऑब्जेक्ट इसको काउंट किया जा रहा है उसको एक लेटर के साथ एसोसिएट कर दो, जोड़ दो। फॉलोइंग द लेटर ऑर्डर।
अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, जो लेटर है वो ऑर्डर में होना चाहिए। यानी जैसे 1 को आपने ए के साथ एसोसिएट कर दिया, 2 को बी के साथ एसोसिएट कर दिया, 3 को सी के साथ, तो ए बी सी एक ऑर्डर में चल रहा है। ऐसा नहीं कि लेटर्स को इधर उधर कर दिया तो वहां दिक्कत आएगी। मान लो 3 को एक्स के साथ एसोसिएट कर दिया, 4 को एम के साथ कर दिया, तो 5 के लिए क्या यूज करोगे, क्योंकि लेटर आपने ऑर्डर में रखा ही नहीं। यहाँ ए बी सी, इसमें तो समझ में आएगा कि इसके बाद डी आएगा, इसके बाद ई आएगा। तो यही कह रहा है कि लेटर जो है वो आपके ऑर्डर में होने चाहिए। दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विद अ वे ऑफ वर्बली रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो इससे फायदा ये होगा कि हम वर्बली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही जो झगड़े वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, कि अगर मेथड 1 का यूज करेंगे तो वहां झगड़ा करना मुश्किल होगा, पड़ोसी का होगा लाओ अपनी स्टिक, हम भी लाते हैं अपनी स्टिक। तो उसके लिए उसको ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा और उसको सामने रखना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास 3 काऊ है, तो आप बोलोगे सी, अगला बंदा समझ जाएगा सी का मतलब इसके पास क्या है। वो कहेगा मेरे पास ई है, ई का मतलब 5, तो वहां से आइडिया लग जाएगा, अरे ई तो सी के बाद आता है। तो आपको लगेगा अरे तो गड़बड़ हो गया, तो बेइज्जती हो गई अपनी। हमारे पास सी नंबर ऑफ काउज है, उसके पास तो ई नंबर ऑफ काउज है, यानी डी ई ज्यादा है उसके पास। तो ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंटेशन इफ यूज इंग्लिश लेटर ए टू जेड। तो यही आपको दिया है यहाँ पर, जैसे इंग्लिश लेटर्स का हमने यूज कर लिया ए टू जेड, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये कॉलम में नंबर दिया हुआ है, इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग साउंड्स और नेम। तो ये क्या है, इसको आप बोलोगे तो कुछ साउंड निकलेगी, इसका कुछ नाम है, क्या नाम है, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं। वहीं स्टिक को आप बोल नहीं सकते, स्टिक को सिंपल ऐसे लगा सकते हो, बस इतना, इसका कोई नाम आपने नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका कोई नाम है, जिसके लिए कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, ए बी सी डी, तो वो बोला जा सकता। तो सेकंड मेथड का यूज करके इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ भी देखो 1 to 1 मैपिंग की है कि 1 के लिए हम ए का यूज करेंगे, 2 के लिए बी का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 के लिए भी सी का यूज कर रहे हैं, 4 के लिए भी सी का यूज कर रहे हैं। एक नंबर के लिए एक साउंड का यूज कर रहे हैं या एक नेम का यूज कर रहे हैं। An obvious limitation of using only letters of the English alphabet in this form is that it cannot be used to count collections having more than 26 objects. अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 तक तो काउंटिंग कर लोगे। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो है 30, तो 30 के लिए आप क्या करोगे, Z पे आके लेटर खत्म, और Z होता है 26, तो 26 ही लेटर आपके पास है, तो मतलब काउंटिंग सिर्फ 26 तक कर सकते हो। तो एक लिमिटेशन यानी कमी इस मेथड के अंदर ये है कि हर नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग साउंड्स और लेटर्स ऑफ योर लैंग्वेज। तो आपकी जो लैंग्वेज है उसका आप बताओ कितने लेटर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो साउंड्स का यूज करके। तो जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी के अंदर 52 लेटर्स होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन को मिला लें तो 52 बनता है। तो इसका मतलब 52 नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साउंड्स का यूज करके, जैसे का खा गा घा इस तरह से करके। फिर जो स्वर है छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरह से, तो टोटल 52 है। अब थर्ड मेथड देख लेते हैं। वी कुड यूज अ सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सिंबल्स एज फॉलोज। तो मेथड 1 के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया, कोई स्टिक ले लिया, स्टोन ले लिया। मेथड 2 के अंदर कोई ऐसी चीज ली जिसको हम बोलते हैं, कोई नाम रख दिया, कोई आवाज निकाल दी नंबर्स के लिए। अब मेथड 3 के अंदर हम कोई सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं और रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल्स। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई का यूज कर लिया, यानी ये वाला सिंबल बना दिया। 2 के लिए इसी को 2 बार बना दिया, 3 के लिए इसी को 3 बार बना दिया। 4 के लिए क्या किया, थोड़ा सा चेंज ले आया। बेसिकली हुआ ये कि 5 के लिए हमने ये सिंबल यूज कर लिया, और 5 से जस्ट पहले 4 आता है, तो 5 का सिंबल ये, इससे एक कम, और 1 का सिंबल क्या है, आई। तो ऐसे बना दिया गया। बेसिकली ये रोमन नंबर्स है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे अच्छे से। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह के सिंबल्स यूज किए गए हैं। फिर 10 पे आ गया तो 10 के लिए अलग से एक सिंबल बना दिया गया। उसके बाद देखो वही सिंबल्स का सारा यूज करके 20 तक नंबर्स दिए हुए हैं। डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स एज वेल? हाउ? क्या आप यहां से देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस मेथड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं बिगर नंबर्स के लिए? तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहां पर आप देखो कुछ सर्टेन नंबर्स के बाद एक यूनिक सिंबल्स का हम यूज कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग की थी हमने ये वाले सिंबल से, 5 पे पहुंचे तो उसके लिए एक नया सिंबल यूज किए हम। फिर जब 10 पे आया तो 10 के लिए एक नया सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया। इसी तरीके से जब 50 आएगा तो उसके लिए अलग से, 100 आएगा तो अलग से, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके कॉम्बिनेशन बना के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही में टाइम टू टाइम नए सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यही जो हमारे 1 to 10 तक के जो सिंबल्स हैं, इन्हीं का यूज करके हम 39 तक नंबर्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जब 40 आएगा तो उसमें एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि 50 के लिए हम एल वाला सिंबल यूज करते हैं,
तो जब 40 हमको लिखना होगा तो 50 से 10 कम है, तो 10 के लिए x और l। ठीक है, ये सारा रूल अभी हम देखेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी सी दैट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नेम्स और रिटन सिंबल्स दैट हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया वहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमको काउंटिंग करनी हो या फिर किसी कलेक्शन का साइज़ पता करना हो, ढेर सारी काऊ है, अब कितनी है, क्या साइज़ है उस कलेक्शन का, ये पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, स्टिक हो गया, पेबल्स हो गए, या कोई नेम का यूज़ कर लिया हमने, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हमने यूज़ कर लिए ABCD, या हिंदी लैंग्वेज के लेटर्स यूज़ कर लिए का खा गा घा, या फिर कोई सिंबल्स यूज़ कर लिया जो जस्ट अभी ऊपर हमने देखा रोमन नंबर्स वाला। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए और किसी कलेक्शन के साइज़ को पता करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस अ नंबर सिस्टम। अब यही जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है इसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी काउंटिंग और किसी कलेक्शन के साइज़ को पता करने के लिए जिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस के ऑब्जेक्ट्स, नेम्स या सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो स्टिक का यूज़ करके जो काउंटिंग की जा रही थी वो बेसिकली एक नंबर सिस्टम था। इसी तरह से लेटर्स का यूज़ करके ABCD इस तरह से काउंटिंग जो की जा रही है ये भी एक नंबर सिस्टम है। और ऊपर जैसे हमने देखा सिंबल्स का यूज़ करके, तो ये जो सिंबल्स हैं ये सारे क्या हैं, एक तरह के नंबर सिस्टम है। तो ये 3 अलग अलग नंबर सिस्टम है। ये ऑब्जेक्ट वाला जो स्टिक्स का यूज़ करके बना है, नेम वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स का यूज़ करके बना है, और ये सिंबल वाला। यानी सिंपल से ऐसा समझो कि काउंटिंग के लिए जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं वही नंबर सिस्टम है। A collection of objects can be counted by making one-to-one mapping between them and the standard sequence, following the sequence order. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, जैसे ढेर सारी काऊ है, उसको काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, 1-to-1 मैपिंग करेंगे उस ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड सीक्वेंस के बीच में। जैसे 1 काऊ के लिए हमने A का यूज़ कर लिया, 2 काऊ के लिए हमने B का यूज़ कर लिया, 3 काऊ है तो उसके लिए C का यूज़ कर लिया। तो ये जो 1 2 3 मैंने लिखा ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 काऊ है, 2 काऊ है, 3 काऊ है, और ये जो हमारा ABC है ये क्या स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। और इनके बीच में 1-to-1 मैपिंग हो रही कि नहीं, कि 1 के लिए A, 2 के लिए B, 3 के लिए C। तो ऐसा करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई होगा तो वो चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगी। सिंस देयर इज़ नो एंड टू नंबर्स, द चैलेंज इज टू कम अप विद एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम दैट इज़ ईजी टू काउंट विद। अब क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, नंबर्स तो चलते चले जाएंगे, तो चैलेंज ये है कि ऐसा कभी ना खत्म होने वाला स्टैंडर्ड सीक्वेंस या कोई नंबर सिस्टम हमको मिल जाए तो अपना काम बन जाए। क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होंगे तो वो जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी कोई एंड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उससे जो काउंटिंग है वो ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल स्टिक्स का यूज़ करके आप बहुत बड़े नंबर को काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1000 कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए 1000 स्टिक्स आपको चाहिए। पता लगा पूरा बोरा भर के तो आप स्टिक लेके टहल रहे हो। अब 1-to-1 मैपिंग करानी हो तो और हालत ख़राब हो जाएगी। सारी स्टिक को रखो, मैपिंग कराओ, सुबह शाम तक पता लगा काउंटिंग ही चल रही है, 1000 तक ही काउंट होने में हालत ख़राब हो जा रही है। तो लैग करो तो आप छोड़ ही दो। यूजिंग स्टिक्स गिव्स एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम। अब स्टिक का यूज़ करके हमको कभी ना खत्म होने वाला स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम मिल जाएगा। हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू काउंट लार्ज कलेक्शंस एज वी विल नीड एज मैनी स्टिक्स एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग काउंटेड। तो जैसे मैंने बताया कि स्टिक्स का यूज़ तो कर सकते हैं, बहुत सारी स्टिक्स हमको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन लार्ज कलेक्शन को काउंट करना हमारे लिए उससे सही नहीं है, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी स्टिक्स आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो साउंड्स हैं किसी लैंग्वेज के लेटर्स के, जैसा कि सेकंड मेथड में हमने देखा, ये कन्वीनियंट तो है काउंटिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन इसके पास कभी ना खत्म होने वाला स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम नहीं है। ABCD करके आके Z पे आके चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर आगे क्या करोगे। इसी तरह जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम जो कि हमको मेथड 3 में दिखा था, वो एक्चुअली एक सिस्टम है जो कि यूरोप के अंदर यूज़ होता था, जब तक इसको रिप्लेस नहीं किया गया हिंदू नंबर सिस्टम से। यूरोप के अंदर पहले यही सिस्टम यूज़ होता था। इसको कहा जाता है रोमन नंबर सिस्टम। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ यूरोप के अंदर सेंचुरीज़ तक, यानी कई सौ साल तक इस सिस्टम को लोगों ने यूज़ किया, और ये आसान था बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए। लेकिन इसके अंदर भी सिमिलर ड्रॉबैक था, मतलब इसके अंदर भी कमी थी। दैट वन कैन नॉट राइट आर्बिट्रैरली लार्ज नंबर्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सिम्बल्स। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि इसके अंदर कुछ टाइम के बाद आपको नए सिम्बल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ रहे थे। जैसे रोमन नंबर सिस्टम में 1 के लिए हम I का यूज़ करते हैं, फिर जब हमको 5 लिखना पड़ा तो उसके लिए हमने V का सिंबल यूज़ किया, फिर जब 10 की बात आई तो उसके लिए X का सिंबल यूज़ किया, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D,
1000 के लिए M। तो देख रहे हो जैसे थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नए सिंबल्स की हमको ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे अपने मन से कोई सा भी बड़ा सा नंबर हमने ले लिया, अब उसको कैसे लिखें? जैसे अभी जो हम नंबर लिखते हैं उसके लिए हमको 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का ही यूज़ पड़ता है। कोई से भी नंबर लिखना हो, बड़े से बड़ा कितना ही बड़ा नंबर उठा लो, यही डिजिट्स उसके अंदर दिखेंगी। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। 1000 के लिए एक नया सिंबल बनाना पड़ा, M। तो इस सिस्टम के अंदर ये कमी थी। तो इस सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसा कि ऊपर के तीनों मेथड हमने देखे, हिस्ट्री हमको एग्जाम्पल देती है, यानी इतिहास में हमको एग्जाम्पल मिलता है नंबर सिस्टम्स का जो बनाया गया फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके। जैसे स्टिक्स का यूज़ कर लिया, पेबल्स का यूज़ कर लिया, बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर लिया। ये बहुत पहले स्टार्टिंग में यूज़ होता था, जब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, बहुत बड़े नंबर से डील नहीं करना पड़ता था। और ऐसे नंबर सिस्टम्स जो नेम्स का यूज़ करके बने, इसी तरह ऐसे जो कि सिंबल्स को लिख के बने। तो हिस्ट्री के अंदर हमको ये तीनों तरीके के जो नंबर सिस्टम है वो देखने को मिलते हैं। सम ग्रुप्स ऑफ पीपल हैड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बोथ बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज बाय नेम्स। ऐसे भी लोगों को ग्रुप था जिनके पास जो नंबर थे उनको रिप्रेजेंट करते थे फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी, साथ में उनका नाम भी था। वही कुछ ऐसे भी थे जैसे कि चाइनीज़ हो गए, इनके पास तीनों फॉर्म था रिप्रेजेंटेशन का, यानी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, नेम्स का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके, तीनों तरीके के मेथड इनके पास थे। द सिंबल्स अकरिंग इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स। ये जो बोल्ड लेटर से लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी रिटन नंबर सिस्टम के अंदर, यानी नंबर सिस्टम है उसके अंदर कोई नंबर हमने लिखा, तो वहाँ जो सिंबल्स का यूज़ होगा उसी को हम न्यूमरल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 5, 36, 193 एक्सेट्रा आर सम ऑफ द न्यूमरल्स अकरिंग इन द हिंदू नंबर सिस्टम। तो हिंदू नंबर सिस्टम के अंदर न्यूमरल्स के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तो ये भी आप याद रखना। यानी कोई भी नंबर है तो वो न्यूमरल कहलाएगा किसी भी सिस्टम का। जैसे हमने लिख दिया 731, तो ये क्या है, न्यूमरल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल न्यूमरल है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हमने इस सिंबल से शो किया है। ये जो पूरा 731 है ये एक सिंबल है। ऐसा ना समझना कि 0 से लेकर 9 तक ये न्यूमरल्स है, ये तो डिजिट्स हैं। न्यूमरल्स क्या होंगे, किसी भी कलेक्शन को, किसी भी साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम बनाएंगे। मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो 37 है, तो उसके लिए हमने ये सिंबल बनाया, तो 37 ये मिला के पूरा एक सिंबल बना है, ठीक है। तो 37 न्यूमरल कहलाएगा। न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग स्मॉलर नंबर्स ऑलवेज हैड नेम्स। अब वो न्यूमरल्स जो कि किसी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उनका हमेशा एक नाम होता है। एंड सो अ नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रिटन सिंबल्स ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड विद द नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नेम्स एज इन द केस ऑफ मॉडर्न डे हिंदू सिस्टम। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिंबल्स को लिख के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें साथ ही साथ में उस नंबर सिस्टम के अंदर नेम्स का भी यूज़ होता है। जैसे मॉडर्न डे हमारा जो हिंदू सिस्टम है उसके अंदर जैसे आपने ये लिखा 37, तो ये सिंबल बन गया, ये न्यूमरल हो गया। इसको पढ़ा भी तो जाता है, क्या पढ़ेंगे, 37। मेरे पास ये बॉल है, कितनी बॉल है, इसके लिए आप सिंबल का यूज़ करोगे, तो सिंबल बना दिया ये। बोलोगे क्या, 3, तो जितनी बॉल आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का हमने यूज़ किया, यानी न्यूमरल का। साथ ही साथ में इसको बोल के बताने के लिए हमारे पास नाम भी है इसका, इसको हम 3 कहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर जो फिगर इट आउट इसको देख लेते हैं। देखो ये मैथ टॉक वाला है दोनों क्वेश्चन, और ये ट्राई दिस वाला है। तो मतलब ये बातचीत में आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन को, लेकिन मैं प्रॉपर इसका आंसर आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एज इन मेथड 1 विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम्स or numerals of Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collections of sticks. अब मान लो एक नंबर सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर स्टिक्स का यूज़ किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमने मेथड 1 में देखा था। अब ना ही आपको नंबर का नेम यूज़ करना है, ना ही न्यूमरल्स यानी उसका जो सिंबल होता है वो यूज़ करना है हिंदू नंबर सिस्टम का। अब एक मेथड बताओ जिससे कि आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सको दो नंबर्स को, यानी यहाँ पर स्टिक्स की बात हो रही है तो स्टिक्स के कलेक्शन को। तो जैसे एडिशन की बात कर ले, एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके हमने 1 to 1 मैपिंग की कि ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना है स्टिक का यूज़ करके, तो ये है। जैसे काऊ की ही बात कर ले, तो इतनी काऊ है तो इतनी काऊ के लिए हमने ये स्टिक्स का यूज़ कर लिया। अब मेरे नेबर के पास कितनी काऊ है, उसने अपनी स्टिक ला के रख दी कि भैया हमारे पास इतनी काऊ है। अब टोटल दोनों का मिलाकर कितनी काऊ होगी, तो इन दोनों कलेक्शन को एक साथ देख लो। इधर वाला हम ऐसे लिख देंगे और इधर वाला जो है वो ऐसे लिख देंगे। तो अब ये जो बना, ये दोनों ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो ये है कि टोटल दोनों का मिलाकर इतना कलेक्शन बनेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो, वी आर यूजिंग स्टिक्स ओनली टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज, ईच स्टिक इक्वल 1 यूनिट। हर एक स्टिक क्या दिखा रही है, 1 यूनिट को दिखा रही है।
तो एडिशन कैसे करेंगे? पुट द स्टिक्स फ्रॉम बोथ द कलेक्शंस टुगेदर टू फॉर्म वन पाइल। दोनों कलेक्शंस में जो स्टिक्स हैं उनको एक साथ ले आओ, उनका जो ढेर है, उनका जो पाइल है वो एक साथ ले आओ। तो रिजल्टिंग जो पाइल बनेगा, जो ढेर बनेगा, वो उनका सम होगा। मेरे पास इतने थे, मेरे पड़ोसी के पास ये इतने थे, तो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये है इसका सम। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास दो कलेक्शन है, तो जो बड़ा कलेक्शन है उसकी स्टिक्स को आप ऐसे रख लो, जैसे ये इतनी स्टिक है। फिर जो छोटा वाला कलेक्शन है उसकी स्टिक्स को रख लो। अब दोनों कलेक्शन से पेयरिंग कर करके हटाते जाओ कि भैया ये दोनों स्टिक दोनों कलेक्शन की, इनको हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। तो अब क्या बचा? ये वाली बची, ये किसी के साथ पेयर नहीं हो पा रही है, तो मतलब जो डिफरेंस है सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू मिलेगी, यानी ये इतनी स्टिक। तो सब्सट्रैक्शन में आप लिख देना, स्टार्ट विद अ लार्ज पाइल, जो बड़ा ढेर है उससे स्टार्ट करो। रिमूव फ्रॉम इट एज मैनी स्टिक्स एज देयर आर इन द स्मॉलर पाइल। तो उस लार्ज पाइल में से जो स्मॉलर पाइल में जितनी स्टिक्स है उतनी हटा दो, तो जो बच जाएगी वो डिफरेंस हो जाएगा। द स्टिक्स लेफ्ट बिहाइंड आर डिफरेंस। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, क्या सोच पा रहे हो आप? जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6। तो स्टिक का यूज़ करके 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? और 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा कि कोई एक पकड़ लो, जैसे कि हमने ये 2 वाला पकड़ लिया, तो ये 2 स्टिक आपने ले ली। अब देखो कि ये जो पूरा एक ग्रुप है, इसको दूसरे वाले नंबर के हर एक के साथ मैचिंग करा देंगे। तो इसके लिए एक ग्रुप बन गया, इसके लिए भी इसी तरह से यही वाला ग्रुप बनाएंगे, इसके लिए भी ऐसा ही बनाएंगे हम। तो अब ये जो बना, इन सबको एक साथ कर लो, तो ये कलेक्शन बन जाएगा, जो कि अपने सिस्टम में अगर हम काउंट करें तो 6 बनता है कि नहीं? यानी 2 कलेक्शन है, दोनों में अलग अलग नंबर हैं, तो एक नंबर को ग्रुप बना लिया और दूसरा वाला जो नंबर है वो जितनी बार आ उतने ग्रुप हमने ले लिए। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना था तो एक ग्रुप में हमने 2 स्टिक्स ले ली, और ऐसे ही 3 ग्रुप हमने बना दिया। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमको करना है ना, तो 3 स्टिक का हमने ग्रुप बना लिया, और ऐसे ही 2 ग्रुप बना दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ग्रुप और बना दिया। अब टोटल अगर दोनों को एक साथ देखो तो ये कितना होगा? 6 स्टिक्स हैं कि नहीं? तो मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होगा। अब मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को, m स्टिक्स का पाइल और n स्टिक्स का पाइल, यानी 2 ढेर है। एक ढेर के अंदर m नंबर ऑफ स्टिक्स है, दूसरे में n नंबर ऑफ स्टिक्स है। टेक द m स्टिक्स। अब जैसे m स्टिक्स हमने ले लिए, फॉर ईच स्टिक इन दैट पाइल मेक अ कॉपी ऑफ n स्टिक्स। यही जो मैंने आपको बताया कि m वाले के अंदर जितनी स्टिक्स हैं उस हर एक के लिए n की कॉपी बनाते जाओ। जैसे m वाले पाइल के अंदर इतनी स्टिक्स हैं और n वाले के अंदर इतनी स्टिक्स हैं, तो m के हर एक के लिए n की कॉपी बनाते जाओ। तो n में 3 है, तो एक के लिए इसी तरह से दूसरे के लिए भी ये 3 स्टिक्स हमने लगा दी। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। गैदर ऑल दीज पाइल्स टुगेदर, तो जितने भी ढेर हैं सबको गैदर कर लो। द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टिक्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। तो कलेक्ट करने के बाद जो पूरा ग्रुप बनेगा, जैसे ये पूरा जो बनेगा, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आपको देगा। अब डिवीजन कैसे होगा, क्या आप सोच पा रहे हो? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं? तो इसके लिए आप ये करो कि जिसको डिवाइड करना है वो क्या है? 6। तो ये हमने 6 स्टिक्स बना ली। अब किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उतने का ग्रुप बनाओ। 2 से डिवाइड करना है ना, तो एक ग्रुप के अंदर 2 स्टिक्स ले लो। तो ये हमने बना लिया, ये हो गया और ये हो गया। कितने ग्रुप बने? 1 2 3, 3 ग्रुप बने ना, तो मतलब डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 3। ये तो मैंने कंपेयर करके आपको बताया ताकि आप समझ सको। अब अगर प्योरली हम स्टिक्स का ही यूज़ करें, नंबर का यूज़ ना करें, तो कैसे करेंगे वो देखो आप। हमारे पास ये स्टिक्स है, उसको इससे डिवाइड करना है, तो आपने देखा इससे डिवाइड करना है, तो ये जो इतना दिख रहा है उसी का हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। अब ये कितना ग्रुप बना? हर एक ग्रुप के लिए एक स्टिक हम ले लेते हैं। तो अब जो हमको नई स्टिक्स मिली वो होगा डिवाइड करने पे वैल्यू। इसी को देखो यहाँ पर दिया है, डिवीजन क्या है? सपोज यू वांट टू डिवाइड m स्टिक्स इनटू n इक्वल ग्रुप्स, ले द m स्टिक्स डाउन। तो m को डिवाइड करना है ना, तो m स्टिक्स हमने अरेंज कर दी 1 by 1 इनटू n सेपरेट पाइल्स। तो n ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी n से डिवाइड करना है, तो n का हमने ग्रुप बना दिया। कंटिन्यू टिल ऑल स्टिक्स आर प्लेस्ड। अब इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि सारी स्टिक्स प्लेस ना हो जाए। ईच पाइल शोज द क्वोशंट। हर जो पाइल है वो क्वोशंट की वैल्यू आपको देगा। अगर एंड में कुछ स्टिक बच जाती है तो वो आपको रिमाइंडर मिलेगा। जैसे मान लो अगर हमको 7 से 2 को डिवाइड करना हो, तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड होगा नहीं। स्टिक्स का यूज़ करके अगर हम देखो 7 स्टिक्स बनाएं, तो इस केस में क्या होगा? ये एक ग्रुप बना दिया, ये दूसरा ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप बना दिया, ये तो बच गया ना, ये तो ग्रुप बना ही नहीं पाया, तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे याद करने की नहीं है, समझने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन 1 लेटर।
तो मेथड 2 के अंदर जो नंबर सिस्टम हमने देखा उसको एक्सटेंड करने का, आगे बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि हम एक से ज़्यादा लेटर्स की स्ट्रिंग बना लें। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज़ ए फॉर 27। भाई मेथड 2 के अंदर दिक्कत क्या आ रही थी कि 1 के लिए हमने ए यूज़ किया, इस तरह करते करते आए, और 26 के लिए हमने z का यूज़ कर लिया। अब z के बाद तो लेटर ही ख़त्म, तो 27 कैसे लिखें? तो ये कह रहा है कि इसी को रिपीट कर लो, यानी एक बार ए से स्टार्ट किए थे ना, अब ए तो स्ट्रिंग बना लिया आपने, एक से ज़्यादा लेटर्स का यूज़ कर लिया, तो अब ये हो जाएगा 27। इसी तरह से ए भी हो जाएगा आपका 28। तो ये करते जाओ, जब ये ख़त्म हो जाए तो ट्रिपल ए से स्टार्ट कर लो। इस तरह से आप कभी ना एंड होने वाला नंबर सिस्टम बना पाओगे। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स? अब आप कैसे एक्सटेंड करोगे इस सिस्टम को ताकि सारे ही नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएं? देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। इसको करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो आपको बता दिया, देखो कह रहा है 1 वे क्या है, इस तरह से कर लो। और क्या तरीका हो सकता है? कई सारे तरीके हैं। तो चलो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप क्या कर सकते हो। तो आंसर इस तरह से आप लिख देना, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ए एज न्यू सिंबल। देखो 26 के लिए हमने z यूज़ किया, यहाँ पर आगे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमको एक नया सिंबल बनाना पड़ा जिसके अंदर 2 लेटर्स हों। तो ए को एक नया सिंबल बनाने के बजाय आप क्या करो, जो लेटर्स हैं उसको स्टिक कर दो। जैसे स्टिक्स है, स्टिक्स का हमने देखा था ना, जैसे 2 स्टिक ये है, 3 स्टिक ये है, इनको ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप में कर लो। अब ये जो बना ये इनका सम हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे। तो बेसिकली 1 के लिए हमने ए सिंबल का यूज़ किया, इसी तरह हम करते जाएंगे। 26 के लिए हमने z का यूज़ किया। अब 27 के लिए हम क्या करेंगे, देखो z का मतलब 26 और a का मतलब 1। अगर 26 और 1 को ऐड कर दें तो 27 आ जाएगा। 26 के लिए हमने z यूज़ कर लिया और 1 के लिए a, तो za बन जाएगा। यानी सिंपल हम ऐड कर दे रहे हैं। z की जो वैल्यू है 26 और a की जो वैल्यू है 1, इसको कंबाइन कर दिया तो हमको 27 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ऐसा ही आपको रोमन नंबर्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे लिखा है VI, तो V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1, तो 5 + 1 6 हो गया। तो ये 6 होता है, ये 6 का सिंबल है। तो 27 के लिए हमने ZA का यूज़ कर लिया। इसको यहाँ ऐसे लिख देना, मीनिंग 26 + 1। ZA का मतलब ये है, Z 26 और A 1, तो इसको ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। 28 के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, 26 के लिए तो Z, फिर 2 के लिए B, तो ZB हो गया। इसी तरह से करते चले जाएं तो 52 के लिए क्या होगा, 52 मतलब 26 + 26, 26 के लिए Z और 26 के लिए Z। अच्छा साइड में यहाँ लिखते जाओ, Z का मतलब 26, B का मतलब 2, ऐसे हमने लिया है। तो ये 26 + 26, 53 अब कैसे बनेगा इसमें, तो Z ये मिलाकर तो हमारा 52 हो गया। अब 1 के लिए A का यूज़ करते हैं तो A आ गया, तो 26 + 26 जो कि 52 होता है, +1 53। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इस तरह से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब अपना नंबर सिस्टम खुद से बनाने की कोशिश करो। तो नंबर सिस्टम की 3 मेथड्स हमने देखे, एक तो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, दूसरा नेम्स का या साउंड का यूज़ करके, और तीसरा सिंबल्स का यूज़ करके। तो मेरे हिसाब से जो मेथड सेकेंड है वो ज़्यादा फिजिबल है। वहाँ पर जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स का यूज़ करके नंबर सिस्टम बनाया था, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं उनका यूज़ करके बना सकते हैं। तो वैसे तो टोटल 52 लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर चलो हम सिर्फ व्यंजन वाला पार्ट ले लेते हैं, उसी से बना देते हैं। तो इसका आंसर लिख देना, वी कैन मेक अवर नंबर सिस्टम बाय यूजिंग लेटर्स। और लेटर्स में भी कौन से, व्यंजन वाले ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूँ। तो का से लेके ज्ञा तक ये मैंने लिख दिया, ये अपना नंबर सिस्टम बन गया। लेकिन इसके आगे क्या, इसके लिए वही तरीका यूज़ करेंगे, रिपीटिंग स्ट्रिंग वाला, कि का कर दो। तो ये हो गया 37। इसी तरह से का वही रहेगा, बस एक और जो हमने लेटर ऐड किया है उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। का के बाद खा, तो का खा, ये हो गया 38, और ये इसी तरह चलता जाएगा। तो हमारा नंबर सिस्टम बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।